देखो ये लिखा है सैंपल सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये लिखा है क्लास 10th का 2021-22 का फर्स्ट टर्म का मैथमेटिक्स का पेपर है बेसिक। 40 मार्क्स का पेपर होना है, 90 मिनट का समय है। कह रहा है क्वेश्चन पेपर में तीन तीन पार्ट किए गए हैं, ए बी सी। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन है, 16 अटैम्प्ट करने हैं। बी में भी 20 क्वेश्चन है, 16 अटैम्प्ट करने हैं। सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, सिर्फ 8 अटेंड करने हैं। लिखा है देयर नो नेगेटिव मार्क्स। गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेगा। तो पहला शुरू करते हैं सेक्शन ए। इसमें लिखा है सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे एंड 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट। 16 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। जिसको सारे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 16 ही करने हैं, जबरदस्ती नहीं, सारे ही करने हैं, ठीक है। सुनो, कहता है ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड। एक बक्से में ना शामिल है कुछ कार्ड। उन कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 6 to 50, यानी एक बक्से में कार्ड हैं, उन पे 6 से लेकर 50 तक के कार्ड लिखे गए हैं। तो टोटल हो गए 45 कार्ड। सोचो, 5 से थोड़े ना शुरू है, 6 से शुरू है। तो 6 से शुरू है 50 तक। तो मान लो 1 से शुरू होता है 50 तक, तो 50 कार्ड होते हैं। तो 5 तक तो है ही नहीं, यानी 5 घटा दो तो 45 हुए ना, यानी। अब बोला है कि 45 कार्ड है ना उस बक्से में। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। कहता है एक कार्ड ना अब निकाला गया रैंडम। रैंडम मतलब होता है बिना छेड़खानी के, बिना छेड़े हुए, बिना कुछ किए हुए निकाला गया। रैंडम माने अचानक से निकाला गया बक्से से। तो बोलता है प्रोबेबिलिटी पता करो, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड ए नंबर। जो निकाला गया कार्ड है ना, उस पर जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। जैसे 4, 9। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं पता है ना? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये परफेक्ट नंबर होते हैं। तो बताओ, कार्ड ही 6 से शुरू हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 तो आएगा नहीं। तो यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा आएगा? तो 1 से लेके 50 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। एक 3 का स्क्वायर 9, एक निकलेगा 4 का स्क्वायर 16, एक 5 का स्क्वायर 25, और एक आएगा 6 का स्क्वायर 36, और एक आखिरी में निकलेगा 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 50 तक ही तो कार्ड है। तो कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि जो निकाला गया कार्ड हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। तो टोटल 45 कार्ड है, और 45 में से निकालने कितने हैं? तो हमें निकालने हैं 5। तो यानी 5/45। इसे काट दोगे तो 5 का 5, 5 45, 1/9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही है। अब ये कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। कहता है ना कि एक सर्कल है और उसका वो लिखा है कि डायमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर, यानी व्यास है 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा त्रिज्या आधा। 42 का आधा क्या देगा? 21 सेंटीमीटर, 21 हो जाएगा। बोलता है इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। बोल रहा है ना कि ये जो सर्कल है इसमें एक आर्क है। आर्क होता है ऐसे चाप। बोला ये जो चाप है ना, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो थीटा कितना जाएगा बताओ? 60 डिग्री। तो कह रहा है एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि वेयर, जहाँ पाई का मान 22/7 लेते हुए, कह रहा है देन द लेंथ ऑफ आर्क। हमें इस लेंथ ऑफ आर्क को निकालना है। तो याद करो फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। तुम्हें याद है लेंथ ऑफ आर्क? 360 हाँ, θ/360 2 पाई आर से निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू तो पता ही चल गई ना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बटे 360, 2 पाई का मान 22/7, और रेडियस कितना लोगे? डायमीटर 42 था तो रेडियस 21। 7 से कट जाएगा 7 तिया 21, 60 से कट जाएगा 6 बार में, और 3 से 3 कम 3, 3 दूनी, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 22 सेंटीमीटर सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, सही है। अब बोल रहा है कि इफ साइन थीटा एक्स हो। बोल रहा है कि यदि साइन थीटा कितना हो? एक्स हो, और सेक थीटा कितना हो? अगर वाई हो। तो हमें टेन थीटा का मान बताना है। किसका? तो टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। पढ़ा है ना? तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और गुना 1/कोस थीटा। मैंने अलग लिख दिया ना, 1/कोस थीटा। गुना होगा ना तो साइन थीटा बटे कोस थीटा ही रहेगा। तो साइन थीटा, और याद करो 1/कोस थीटा को क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो साइन थीटा को एक्स बोला है तो इसकी जगह एक्स लिख दूँ,
और सेक थीटा को वाई बोला है तो वाई लिख दो, आंसर हो गया ना एक्स वाई। तो टेन थीटा का आंसर एक्स वाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू -5। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू -5, तो y बराबर जीरो और y इक्वल टू -5, किसी को पता है y इक्वल टू -5 का ग्राफ कैसे जाता है, बताना। हाँ, ये दोनों लाइनें x एक्सिस के पैरेलल है, यानी तो क्या रहा है कि ये दोनों लाइनें जब पैरेलल है तो तुमने पढ़ा होगा कि जब दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं तो क्या वो काटेंगे एक दूसरे को, तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो दोनों एक दूसरे को तो काटेंगे नहीं। ये जीरो से जा रहा है तो जीरो के पैरेलल है, और ये -5 से जा रहा है तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों काटेंगे नहीं, तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बोलता है ए फेयर डाइज थ्रो वंस, हमने एक डाई फेंका एक बार, तो डाई फेंकने में पता है ना 1 से लेकर 6 तक आता है। बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, तो देखो इवन कंपोजिट नंबर होते हैं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 4 के ना मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे ही एक और 6 होता है। तो डाई में तो टोटल 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन उसमें से कंपोजिट नंबर छाटोगे ना इवन वाले, तो वो होते हैं 2 4 और 6 2 ही होते हैं। तो बोले है बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, इवन कंपोजिट नंबर आने की। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो ही तो है कंपोजिट नंबर, तो 2 और टोटल चांस है 6, तो 2/6 काटोगे तो 1/3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि 8 चेयर यानी 8 कुर्सियां एंड 5 टेबल यानी 5 मेज, इनकी कीमत है इतने 10,500, वाइल 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट, और जबकि 5 चेयर और 3 टेबल के दाम इतने रुपए हैं। तो कह रहा है बताओ कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब हर चेयर का दाम कितना होगा। तो पहले तो पेपर में क्या करना है कि लेट कर लेना है कि चेयर का दाम x है, तो एक चेयर का दाम x मान लोगे ना, तो 8 चेयर का 8x और 5 टेबल का, एक चेयर के दाम को x माना है, एक टेबल के दाम को y माना है। तो 8 चेयर खरीदा है तो 8x और 5 टेबल 5y, और दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है 10,000, और 5 चेयर तो 5x और 3 टेबल तो 3y, और इसका दाम कितना होगा 6,450। अब इसको सोल्व कर लो, एलिमिनेशन से करोगे तो एलिमिनेशन से x को बराबर करना होगा। x को बराबर करने के लिए तुम्हें इस 5 को ऊपर गुना करना पड़ेगा और ऊपर 8 को, तो ऊपर वाले में 5 गुना करना पड़ेगा और नीचे वाले में 8, तो 8 बचे 40x और 55 25y, और ये गुना हो जाएगा 0 0 55 25 का 5 हासिल 2, तो 52,500 हो जाएगा। अब 8 बचे 40x हो जाएगा और 8 या 24y हो जाएगा, और बराबर ये भी 8 से गुना हो जाएगा। 8 बचे 40 का 0 हासिल गया 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 4 36 का 6 हासिल गया 3, 8 6 48 और 3 कितना होता है 51 होता है ना। तो 8 बचे 40 का 0 हासिल गया 4, 8 चौक 32 4 36 का 6 हासिल गया 3, 8 6 48 3 51। हाँ, अब इन्हें माइनस कर दो, माइनस माइनस हो तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा y और ये घट जाएगा ना, तो बताओ ये घटने में कितना आएगा 900 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया एक चेयर का दाम कितने हैं 900 रुपये। तो ये रहा हमारा को, हमें वही पूछा था ना चेयर का दाम, ईच चेयर का दाम बताना है, तो क्या हो जाएगा 900 रुपये, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है 7वां कि इफ कोस थीटा, देखो क्या दिया है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें दिया है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमें कह रहा है वैल्यू बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान, सही है। हमें इसका मान पता करना है, हमें ये दिया हुआ है। तो देखो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 घटा कोस स्क्वायर थीटा, तो एक में से जब कोस स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा वो साइन स्क्वायर
पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर हाँ थीटा भैया। कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। साइन स्क्वायर प्लस तो अगर हम कोस को उधर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसका मान चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। 4 थीटा को मैं स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भैया। साइन थीटा भी अभी किसके बराबर आया है, कोस थीटा। तो इसको हटा के क्या लिख दो, ये इसके बराबर ही तो आया है, तो कोस थीटा। और यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, और ये स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ बताना है कितना होगा। तो ये तो पर्सन में ही दिया था, इन दोनों जोड़ कितना है, एक। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एक। देख रहे हैं ना, इन दोनों का जोड़ ही तो पर्सन में दिया था एक, तो आ गया आंसर एक। तो ऑप्शन लगा देंगे सी। ठीक है, सुनो यहाँ पे ये कह रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें बोल रहा है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्या वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। तो देखो, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसमें सिर्फ 2 की पावर m या 5 की पावर समथिंग आ जाए तो वो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। तो चेक करो, 2 की पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है और 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो सिर्फ 2 और 5 ही लिखा हो या 10 लिखा हो तो टर्मिनेटिंग। तो आंसर लगा देंगे टर्मिनेटिंग, यानी शांत है। अगला है कि एलसीएम निकालना इन दोनों का। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम पता क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें पता क्या करते हैं, ये 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, दोनों में से बड़ा ढूंढते हैं कौन है। तो 2 की पावर 3 बड़ा होगा ना, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 की पावर 3, तो वो ले लो लिखा गुना। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो बड़ा कौन हुआ, 3 की पावर 3 हुआ, तो बस गुना कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है, तो ये ना सी ऑप्शन, तो आप लगा दोगे पेपर में सी ऑप्शन। ठीक है, बोल रखा है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, कोई 2 संख्या थी ना, उनका एचसीएफ 18 आया था और उनका प्रोडक्ट कितना आया था। तो एलसीएम पता करो। तो एक फॉर्मूला होता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट करते हैं ना, वो एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे ही रखा था कि 12,960 है, एचसीएफ भी दे ही रखा था 18 है, और क्या निकालना सिर्फ। अब 18 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में काट दो, तो 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 6 से काट दो, 6 3 12, 6 कम 6, 6 6 37 0, 3 से काट दो, ये 3 7 के 3 6 720 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है ना 11वें क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है डी ई इज पैरेलल टू, यानी ये जो डी है ये बी सी के पैरेलल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इन सबको देख के लग रहा है कि इसके अंदर ये 2 लाइनें पैरेलल दे रखा है ना। तो हम थेल्स थ्योरम पढ़े हैं ना, बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में ये लाइन ऐसी खींची गई है जो 2 लाइनों को काट रही है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमने पढ़ा था कि ए डी यानी इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इसके बराबर होता है। तो लिख देंगे हम। तो हमें तो ये भुजा दी ही नहीं है, तो हम ये लिख ही नहीं पाएंगे ए डी बटा डी बी, लेकिन ये लिख सकते हैं ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं ना। और ए ई का मान ए दे रखा है और ई सी का मान भी हमें बी दे रखा है, लेकिन नीचे देखोगे ना ऑप्शन में ए प्लस बी दे रखा है। इस वजह से तुम ए ई बटा ई सी की जगह ए ई बटा ए सी भी ले सकते हो, सही है। तो इस बार क्या करो, ए ई बटा ए सी लो, और पूरा ए सी पता क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। क्या जाएगा आगे समझ। और ये वाली भुजा दे रखा है तो यही लिखो डी बटा बी सी, क्या लिख सकते हो, डी बटा बी सी लिख सकते हो। जब ये भुजा नहीं दियो, ये दियो ना, तो ये भी लिख सकते हो। तो लिखेगा एक्स बटा क्या देगा, वाई। अब हमें देखो वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना, या एक्स का मान जो भी निकालना है तिरछा गुना कर लो, तो ये इनमें से ऑप्शन आ ही जाएगा डी नंबर। ऐसा ऑप्शन तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है डी नंबर। तो ऐसा करो, एक काम भैया डी नंबर नहीं आ रहा। अरे देखो ना, ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। देख, अगर इस वाई को यहाँ गुना कर देंगे तो ये ए वाई हो जाएगा और नीचे ए प्लस बी, तो ये इससे गुना जाएगा तो ए वाई हो जाएगा और नीचे ए प्लस बी बराबर एक्स। तो देख एक्स का मान यही देखा ना, ए वाई बटे ए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रखा है ना यहाँ पर, क्या हुआ, देखो अगर तुम ना ये लिखते ना ए ई बटा ई सी, तो ये टुकड़े लिखते, तो ये तो पूरा हिस्सा लिखना पड़ रहा है।
तो इसीलिए इसका भी पूरा हिस्सा लिखना पड़ा, यानी ए ई बट्टा ए सी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये भुजा में लिखना पड़ा, और ये भुजा तो हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, तो इसीलिए ये भी भुजा पूरा और ये भी पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, नहीं तो डी गलत हो जाएगा। सही है। अच्छा यहाँ पे देखो एक 12वां क्वेश्चन जल्दी से। 12 में लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी। हमें ना कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट पता करना है, और पी पता क्या करता है, डिवाइड द लेंथ सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए और बी। ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को ये जो पॉइंट पी है ना, ये डिवाइड करता है। आगे बताया इंटरनली डिवाइड करता है, और किस रेशियो में, तो पी ना इसे 2 रेशियो 1 में डिवाइड करता है, 2 रेशियो, तो इसको हम m1 मान लेंगे, और इसको, और आगे वाला बताया था ना x1 y1, और पीछे वाला x2 y2, और इस p के कोऑर्डिनेट को xy निकालना है, तो हमें p का कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, x तो इसमें लग जाएगा सेक्शन फार्मूला। क्या लग जाएगा, फार्मूला याद है तुम्हें सेक्शन फार्मूला? x के लिए था ना m1 x2 प्लस m2 अपन m1 ऐसी y निकालने के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, गलती हो गया हाँ भैया यहाँ अरे हाँ यार यहाँ सोच में आई सुनो, m की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, तो लिखोगे 2 गुना x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 2 गुना 4 और फिर 1 गुना 1 और बटे m1 जमा m2, तो 2 जमा 1। ऐसे ये y का निकालोगे ना, तो ये जाएगा तुम्हारा 2 गुना y2 की वैल्यू 6 है ना, 2 गुना 6 और फिर 1 गुना 3 और बटे 2 जमा 1, तो 4 दूनी 8 जमा 2 एकम 2 बटा 3, यह जाएगा 10 बटा 3, और यह जाएगा 6 दूनी 12 और 3 एकम 3 बटा 3, तो जाएगा 15 बटे 3, ये कट जाएगा ना, तो y की वैल्यू क्या जाएगा 5। तो x की वैल्यू भी आ गया, y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गया 10 बटा 3, y की वैल्यू 5। ढूंढो, नहीं है 8 1 9 ही आएगा ना यहाँ, 8 1 तो यहाँ गलत हो गया ना, तो 1 एकम तो 1 होता है ना, तो 8 और 1 9 आता है, 9 बटा 3 करता तो x की वैल्यू 3 आता है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है 3825 का, तो 3825 का क्या बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर दो, तो जोड़ो इसको, 8 3 11, 11 और 2 क्या होता है 13 और 5 18, 18 3 के पाड़े में आता है ना, 3 से डिवाइड जाएगा ये, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 से 21 3 5 15, 3 से करो, 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से करो, 3 एकम 3, अब ये नहीं हो पाएगा 4 2 6 5 11 तो है भाई, अभी 5 से हो जाएगा ये, 5 से करोगे ना 5 40 5 25, फिर 5 से करोगे 5 5 से 35, तो आ रहा है 3 3 5 5 और 17 आ रहा है ना, तो 3 की पावर 2, 3 3 को 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुना 17, तो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुना 17, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन लिखा है इन द फिगर, ये जो फिगर बना है ना AD 4 है, दिख रहा है, ये थोड़ा ये छोटा बना है, मैं बड़ा बनाया था। ये हमें थीटा दे रखा है, हमें दे रखा है AD का मान 4, तो अब यहाँ 4 लिख लो, BD का मान 3 यहाँ लिख लो, CB का मान 12 यहाँ लिख लो। हमें कोट थीटा निकालना है, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन यानी आधार बटे लंब होता है। तो बताओ थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस तो पता चल गया कि 12 है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्या नहीं पता है, तो बस इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो यानी 12 बटे 5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है, लगा लोगे ना इसमें पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस 3 का, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कट जाएगा 5 है। ये लिखा है कि इफ ABCD रेक्टेंगल, दिख रहा है ना ABCD रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू XY, तो हमें XY का मान निकालना है। ये दे रखा है
अच्छा ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने बजाय बराबर होगी, तो एक्स प्लस वाई बराबर, तो एक्स प्लस वाई एक्स बराबर, माइनस वाई को ले और ये एक्स माइनस वाई बराबर 8 दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 8। ये इन्हें फर्स्ट मान लो करते हैं, इन्हें ऐड करते तो वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर 12 8 20, तो एक्स की वैल्यू कट के 10 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 डालोगे तो उधर घट के वाई की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 10 हो तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, अगली वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। क्या हुआ? 16 क्वेश्चन करवाना।